नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस रोग के बारे में और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अलोक निगम जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार लक्ष्मी मैडम। डॉक्टर साहब आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। सर हम आपसे जी। जानना चाहेंगे अर्थराइटिस रोग है क्या? देखिए लक्ष्मी जी, ऐसा है कि आजकल हमारे समाज में आर्थराइटिस रोग दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। आर्थराइटिस की अगर हम बात करें तो इसे आम भाषा में हम जो लोग प्रचलित भाषा है उसको संधिवात बोलते हैं। जी, संधिवात अपने आप में इसको डिफाइन करता है। संधि मतलब जोड़, जितने भी हमारे शरीर में जोड़ हैं, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, और वात मतलब वायु। जहां पर भी हमारे जिस भी जोड़ में, जिस भी संधि में वात का प्रवेश हो जाता है आयुर्वेद के दृष्टिकोण से, तो वहां पर दर्द और सूजन शुरू हो जाती है, जी, जिसे हम संधिवात कहते हैं और जिसे हम आर्थराइटिस भी कहते हैं। जी, आर्थराइटिस कई कारणों से हो सकता है हमारे शरीर में, संधिवात कई कारणों से हो सकता है और कई प्रकार का होता है। जी, अगर हम मोटे मोटे तौर पर बात करें तो जो हमारे बड़े जोड़ में होने वाला संधिवात है, हमारे घुटनों में होने वाला संधिवात है, जिसे हम ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कहते हैं। तो और छोटे छोटे, कई बार आपने देखा होगा लोग शिकायत करते हैं कि हमारी इन उंगलियों के पोरों में दर्द होता है, जी, जोड़ों में दर्द बिल्कुल। होता है, जी, जी, सुबह उठने पे स्टिफनेस होती है, जाड़े में अधिकतर लोगों को ये शिकायत होती है। जी, कई बार हम देखते हैं पैर के अंगूठे में हमारा दर्द शुरू हुआ और हमारे पूरे पैर में दर्द होना शुरू हो गया। ये भी संधिवात का एक प्रकार है। जी, तो अगर हम देखते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, गाउट होता है, जिसे हम आयुर्वेद में संधिवात, आमवात और वात रक्त के नाम से जानते हैं। जी, अब हम लोग बात करते हैं कि अब आज के दौर में इतनी तेजी से ये बीमारी बढ़ती क्यों जा रही है। कोई तो ऐसे कारण होंगे जो आज से कुछ समय पूर्व हमारे हमारे समाज में, हमारे लोगों में, हमारे अंदर ये बीमारी इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। जी, बिल्कुल। तो अब बदला हुआ परिवेश, हमारा बदला हुआ आहार, हमारा बदला हुआ विहार और हमारी दिनचर्या जो भी बदली है, इसने इस बीमारी को बढ़ाने का बहुत काम किया है। हमारे आयुर्वेद में ऐसा कहा जाता है कि हमारे शरीर में जो भी कोई गति होती है, जहां भी कहीं सूल होगा, वो बिना वात के कारण नहीं होगा। तीन दोषों पे हमारा शरीर आधारित है, वात, पित्त और कफ। कफ, जी, उसमें वात दोष के उसमें वात दोष का कार्य होता है पूरे शरीर की संचरण गति। हम चल रहे हैं, हम फिर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, यहाँ तक कि हमारे जो खून का दौरान हमारे शरीर में हो रहा है, ये सब भी वात के कारण ही हो रहा है। और हमारे शरीर में कहीं भी दर्द नहीं हो सकता, कहीं भी पीड़ा नहीं हो सकती, अगर वात दोष दूषित ना हुआ हो। जी, अब हम लोग कहते हैं कि एक समय तो इतने समय गठिया के रोगी नहीं थे, अब दिन प्रतिदिन इतने रोगी बढ़ते कैसे जा रहे हैं। हम तो अच्छा खाना खाते हैं, हम तो टाइम पे खाना खाते हैं, इसके बावजूद बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम करते हैं और हमें नहीं पता होता कि हमने अपने वात वात को प्राकृत से अप्राकृत कर दिया। जी, बिल्कुल। अब जैसे हम लोग बात करें, पहले हमारे एक दिनचर्या होती थी कि हम लोग शाम को जल्दी सो जाते थे और सुबह जल्दी उठ जाते थे। जी, अब क्या होता है, हम शाम को देर तक सोते हैं। तो वात के अगर हम कुछ गुण पे अध्ययन करें, तो अगर हम देर रात तक जागेंगे तो वात बढ़ जाएगा। वात बढ़ जाएगा तो आने वाले समय में घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा। जी, अब इधर हमारा तो ध्यान जाता नहीं कि हम देर रात तक जा रहे हैं, इससे भी हमारा गठिया बढ़ सकता है। जी, तो ऐसे बहुत कारण हैं, कारणों पे अभी हम चर्चा करेंगे आगे। जी, सबसे पहले समझ लेते हैं संधिवात, आमवात और वातरक्त क्या चीजें हैं। जी, बिल्कुल। जब भी हम बड़े अपने घुटनों की बात करते हैं, जो हमारे जोड़ों में दर्द होता है, तो हमारे जोड़ भगवान ने कुछ इस तरह से बनाए, हमारे घुटने कुछ इस तरह से बनाए और लगभग हमारे शरीर के सारे जोड़ों को इस तरह से बनाया है जी, कि दो हड्डियां हैं, हड्डियों के बीच में कार्टिलेज, लिगामेंट्स है और एक जी, फ्लूइड है। जी, जिस फ्लूइड को हम जानते हैं, आम भाषा में बोलते भी हैं कि पानी कम हो गया है, घुटनों के बीच के तेल कम हो गया है, चिकनाई जी, कम हो गई है। जी, ये हम उसी फ्लूइड की बात करते हैं। अब जैसे जैसे ये फ्लूइड कम होगा, जो कि भगवान ने हमें नेचुरल तरीके से दिया है, तो हमारी हड्डियां धीरे धीरे आपस में आकर के रगड़ने लगेंगी। अभी जो भी हमारी बॉडी का मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट को बचाने के लिए यहाँ पे पैड है, यहाँ पे फ्लूइड है, लिगामेंट्स हैं, कार्टिलेज है, जो हमारी मदद करते हैं। जी, जैसे जैसे वात बढ़ता है शरीर में, ये फ्लूइड सूखने लगता है। जी, पहले ये उम्र के कारण सूखता था, तो आपने देखा होगा एक समय होता था कि गठिया हमेशा 60 साल की उम्र में ही होता था, जी, बिल्कुल सर। पर अब ऐसा नहीं है। जी, अब ऐसा नहीं है। तो अब क्या होता है, किसी भी एज में, अब आप देखते होंगे हमारे पास क्लिनिक में 25-30 साल के बच्चे आ जाते हैं
जिन्हें हम बच्चे ही कहते हैं कि हमें गठिया की प्रॉब्लम शुरू हो गई है, और उनका ट्रीटमेंट इसी उम्र से शुरू हो जाता है। तो कारण यही है, हमारा आहार नियंत्रित नहीं है, हमारा विहार नियंत्रित नहीं है, हमारी दिनचर्या नियंत्रित नहीं है। तो वात इस उम्र में ही बढ़ने लगता है और उस फ्लूइड को सुखा देता है। जब वो सूखेगा, हड्डियां मुड़ने के बीच की जगह कुछ नहीं बचेगी, तो हड्डियां आपस में रगड़ेंगी। तो जैसे ही हड्डी आपस में टच होगी, रगड़ेगी, यहाँ पे सूजन आ जाएगी और दर्द शुरू हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं गठिया हो गया है। ये एक बहुत कॉमन प्रकार है। इसी प्रकार हमारे स्मॉल जॉइंट्स हो गए, हमारे एल्बो जॉइंट्स हो गए, हमारे कंधों का दर्द हो गया, या हमारे अंगूठे से शुरू होने वाला दर्द हो गया, जिसे हम गाउट कहते हैं। तो ये तो कुछ मोटे मोटे प्रकार हैं जिसके मैक्सिमम रोगी इन्हीं चीजों के पाए जाते हैं। अब कुछ गौर कर लें कारणों पे। तो हम 3 चीजों की बात करेंगे, एक आहार की, एक विहार की और एक मन की। जब हम बात करते हैं कि आहार की, तो वात रोग हमेशा दूषित होता है जब भी हम किसी तरह का ऐसी आहार विहार लेंगे। अगर हम बहुत ठंडी चीजें खाएंगे तो वात बढ़ जाएगा। जब हम ठंडी चीजें खाएंगे तो वात बढ़ेगा। जब हम देर रात तक जागेंगे तो वात बढ़ेगा। जब हम संधिवात के लोगों को बताते हैं कि आपको बादी भोजन से परहेज करना है, आपको ठंडी चीजों से परहेज करना है, तो मरीज बोलते हैं भाई ठंडी चीज तो अब गर्मी में हम कुछ नहीं ठंडा नहीं करते, हमारे घर में तो एसी भी नहीं है, हम तो फ्रिज की चीजें भी कम इस्तेमाल करते हैं, हम ठंडी चीजों की गिरफ्त में कैसे आ गए। तो हम उनको ये बोलते हैं कि जो भी चीजों की तासीर ठंडी होती है, जो हमारी बॉडी में जाके ठंडक पैदा करती हैं, उन चीजों से भी हमको दूर रहना है। सर, जैसे आपने बताया कि जिनकी तासीर ठंडी रहती है, हम जानना चाहेंगे सर कि किस तरीके से उन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए? जी, जैसे हम अगर दही की बात करें, तो जैसे आपने कभी भी सुना होगा किसी को खांसी आ रही है, दही मत खाओ। हाँ जी, बिल्कुल। किसी को भी खांसी आ रही है, आप चावल मत खाओ। चावल तो फ्रिज में रखी हुई चीज नहीं है, हम तो चावल बनाते हैं और खाते हैं। दही भी हमने फ्रिज में रखा नहीं है। पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो खाने से कफ बढ़ता है। जब हमारी बॉडी में कफ बढ़ता है, जो भी चीजें कफ बढ़ाती हैं, हम उनको बोलते हैं ये चीजों की तासीर ठंडी है। और जब ये चीजें ऐसे करेंगी तो ये चीजें शोथ उत्पन्न करेंगी, सूजन उत्पन्न करेंगी। जब सूजन उत्पन्न करेंगी तो जोड़ों में भी सूजन उत्पन्न करेंगी, जो वात को दूषित कर देगा और दर्द पैदा कर देगा। इसीलिए हम अपने संधिवात के रोगों को, गठिया के रोगों को ये बताते हैं कि आप दही ना खाएं, आप चावल ना खाएं, आप फ्रिज की चीजों से दूर रहें, और आप जहां तक हो सके फ्रिज, एसी, कूलर से प्रयोग से बचें। जितनी भी चीजें हैं, ये सारी चीजें वात को दूषित करती हैं और आपका कहीं ना कहीं आपका होने वाला गठियों में वृद्धि होगी। अब हम विहार की बात करते हैं। आजकल हमारी दिनचर्या कुछ ऐसी होती जा रही है, ज्यादा से ज्यादा हमारा चलना फिरना कम होता जा रहा है। जी बिल्कुल सर। या तो हम बस में बैठ के जाते हैं, या अपनी कार में बैठ के जाते हैं, या ऑफिस में हम आप 8-8 घंटे सिर्फ बैठे रहते हैं, बैठ करके ही हमारा काम करना होता है। तो भगवान ने हमारे जो जोड़ बनाए हैं, हमारे जो शरीर बनाया है, वो चलने फिरने के लिए बनाया है। हम जितना एक्टिव रहेंगे, हमारे जोड़ उतने एक्टिव रहेंगे, हमारे लिगामेंट्स, कार्टिलेज उतने ही एक्टिव रहेंगे। जो आज हम आप समाज में देख रहे हैं, नई उम्र के लोगों को ये गठिया की प्रॉब्लम हो रही है, वो इसी कारण हो रही है। आज एक नया कल्चर चल पड़ा है, वर्क फ्रॉम होम। जी बिल्कुल। अभी जो हम ऑफिस तक जाने का कष्ट उठाते थे सर, वो भी खत्म होता जा रहा है। बिल्कुल सर। है ना? तो ये आने वाले समय में ठीक है, बहुत सारी चीजों के लिए अच्छा हो सकता है, पर आने वाले समय में निश्चित तौर पे बीमारियां बढ़ाने का काम करेगा। अब पहले हम ज्यादा से ज्यादा पैदल चलते थे, फिर हम साइकिल चलाते थे। साइकिल चलाना भी हमारे लिए अच्छा था, पैदल चलना भी हमारे लिए अच्छा था, पर अब आप देखते जा रहे हैं हमारे घुटनों का मूवमेंट दिन पर दिन कम होता जा रहा है। जी बिल्कुल सर। तो हमें इसको बढ़ाना होगा, हमें वॉक करनी होगी। अगर हम रोज आधे घंटे वॉक करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। हम थोड़ी सी साइकिलिंग कर लें, ये भी हमारे लिए बहुत अच्छा है। लेकिन लक्ष्मी जी, आपको ये बात बता दूं कि ये सारी चीजें मैं उनके लिए बता रहा हूं जो अभी स्वस्थ हैं और चाहते हैं हमें जल्दी कम उम्र में गठिया ना हो। जी, पर अगर हो गया है, पहले ही रखें। जी सर। जी, सावधानी पहले रखें। अगर हो गया है तो फिर उनके लिए परहेज अलग हो जाएंगे। तो पहला तो प्रयास हम सबको यह करना चाहिए कि एक 60 वर्ष की उम्र तक हम गठिया से बचें। यहां तक अगर हम नहीं ले जा रहे हैं तो जो प्राकृत अवस्था हमारी उम्र होने पे जो होने वाली बीमारी है, वो नेचुरल तरीके से आएगी और उसे हम बहुत आसानी से कंट्रोल भी कर लेंगे।
तो खाने पीने की बात हो गई, विहार की बात हो गई। खाने पीने में हम बहुत बार बात करते हैं। आज हमारे समाज में एक धारणा चल पड़ी है कि मीठा मत खाओ, शुगर हो जाएगा। जी बिल्कुल सर। है ना? आपने सुना, हम सबको ये बोला जाता है ज्यादा मीठा ना खाओ, शुगर हो जाएगा। सर सब ज्यादा मीठा ना हाँ। खाओ बोलते थे, जी सर अब बोलने लगे मीठा ना खाओ, शुगर हो जाएगा। हो जाए। ठीक है भाई। अब बोलते हैं आप तेल की चीजें ना खाइए, नहीं तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। जी ठीक है भाई। अगर तेल घी खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता, हम हार्ट पेशेंट होते, तो इस प्रकृति ने तेल घी पैदा ही ना किया होता। जी बिल्कुल सर। अगर मीठा खाने से शुगर बढ़ता, तो इस प्रकृति ने हमें मीठा दिया ही ना होता। जी सर। प्रकृति ने हमें हर वो चीज दी है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, बशर्ते हम उसका उपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। हाँ सर, सही तरीके से आज अगर हम उसका उपयोग करें तो हमें जी, फायदा ही होगा। जी सर। वो हमारे लिए फायदेमंद ही है। कभी कहीं भी किस हमारे आयुर्वेद में ये नहीं लिखा कि आप मधुर लेंगे तो आप शुगर हो जाएगा, आपको मधुमेह हो जाएगा। नहीं, मधुमेह तब होगा जब हम अपने शरीर को क्रियाशील नहीं बनाएंगे। उस शुगर को, उस मधु हम मधुर को, जो हमने शुगर लिया है, मीठा लिया है, उसको अगर हम नहीं पचाएंगे तो निश्चित तौर पे हमको बीमारियां होंगी। पर अगर हम अपने शरीर को एक्टिव रखते हैं, हम क्रियाशील रहते हैं, तो वो शरीर, हम मधु हमारे लिए काम ही करेगा। इसी प्रकार तेल घी की चीजें, जितना हम इस चीज को बोलते जाएंगे, इस बात को बढ़ावा देते जाएंगे कि आप तेल घी से दूर रहिए, तेल घी से दूर रहिए, तेल घी से दूर रहिए, तो ये यकीन मानिए बहुत कम उम्र में हमारे शरीर के जॉइंट्स के बीच में जो फ्लूइड है, जो तेल है, वो अपने आप कम होता चला जाएगा और हम गठिया के मरीज हो जाएंगे। तो तेल घी से दूर नहीं भागना है। एक संतुलित मात्रा में तेल घी हमें जरूर लेना चाहिए। जब अभी हम आयुर्वेद की चिकित्सा के बारे में बात करेंगे कि हम घर में क्या क्या चीजें चिकित्सा के रूप में उपयोग कर सकते हैं, जिससे हमें तुरंत डॉक्टर के पास ना भागना पड़े और हम अपना शुरुआती उपचार खुद घर पे कर सकें, तो उसमें आप देखिएगा कि तेल घी का कितना ज्यादा उपयोग है। अब दो बातें हो गई, आहार की, विहार की। अभी हमने एक बात और कही थी कि मन का हमारे शरीर पे बहुत रोल है, जो संधिवात और वात को बढ़ाता है। जितना हमारा मन, जब भी मैंने बताया वात से ही सारी चीजें क्रियाशील रहती हैं, तो जितना हमारा मन क्रियाशील रहेगा, जितना हमारा मन संतुलित नहीं रहेगा, उतना ज्यादा ही हमारी बीमारियां बढ़ती चली जाएंगी। और आज मन किसी का भी संतुलित नहीं है। बिल्कुल सर। जो 1 लाख रुपए की वार्षिक आय में है, वो भी संतुष्ट नहीं है, और जो 1 करोड़ रुपए वार्षिक आय का है, वो भी संतुष्ट नहीं है। क्योंकि सर उनका तो मन ही अगर हम संतुष्ट नहीं। जी, मन संतुष्ट नहीं, और वो किसी लेवल पे संतुष्ट होगा नहीं। तो अगर हमने अपने मन को संतुष्ट नहीं रखा, जिसकी बात हम नहीं हो पाती, मरीज कहता है हम तो ठीक है, हम तो खाना भी अच्छा लेते हैं सर, वॉक पे भी जाते हैं, अभी भी हमको वात बढ़ रहा है, तो हम क्या करें? तो हम बोलते हैं, क्या आप अपने मन से संतुष्ट हैं? क्या आपने कभी इस बारे में सोचा? कभी इस बारे में सोचा कि लेटते समय भी, सोते समय भी, जिस समय हमको सोना है उस समय भी हमारा दिमाग चल रहा होता है। तो आपको, जब तक हम अपना मन भी संतुलित नहीं करेंगे, हम वात को नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। तो आने वाले समय को, आने वाली पीढ़ी को, अगर हमें कम उम्र में होने वाले गठिया को, कम उम्र में होने वाले संधिवात को रोकना है, तो हमें इन सब चीजों पे काम करना होगा। अभी हम उपचार की बात नहीं कर रहे, हम तो इस बात की बात कर रहे हैं कि ये बीमारी होने ही ना पाए। अगर हम उससे बचा ले जाते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी जीत होगी। सर जैसे आपने भी बताया कि हमारे शरीर के लिए ऑयल भी बहुत मस्त होता है, अगर हम ऑयल ना लें तो फिर जो हमारे जो कार्टिलेज होते हैं उनके बीच में ऑयल की मात्रा कम हो जाएगी। सर लेकिन आजकल जिस हिसाब से बाजारों में ऑयल मिल रहे हैं, सर इतने भ्रमित लोग हो चुके हैं कि किस तरीके का ऑयल हम लें। सर हम जानना चाहेंगे, आप हमें थोड़ा सा इसका मार्गदर्शन दें कि किस तरीके का ऑयल हमें अपने खाने की चीजों में इस्तेमाल करना चाहिए। जितना भी हम प्रकृति से जुड़ेंगे, जो हमें प्रकृति ने दिया है, जितना भी हम वो लेंगे, वो सब उत्तम है। जितना भी मनुष्य बनाता जा रहा है कि ये हमारे लिए अच्छा है, इसमें ये चेंज कर दें अच्छा है, वो सब हमारे लिए ठीक नहीं है। प्रकृति ने हमें दिया है सरसों का तेल, आप सरसों का तेल इस्तेमाल करिए। प्रकृति ने जाड़ों के लिए हमको दिया है तिल का तेल। हमारे यहाँ तिल खाने का विधान जाड़े में आता है। और आपको पता होगा, हमारे यहाँ एक त्योहार भी बनाया गया है जिसमें हम तिल की उपयोगिता बनाते हैं, मकर संक्रांति। शायद मकर संक्रांति जनवरी के समय सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही होती है, और हमारे यहाँ बताया गया विधान, आप तिल के लड्डू खाइए। तो हमारे पूर्वज हमको ये बताना चाह रहे थे कि अगर इस सेवन में हम इस ऋतु में हम तिल का सेवन करेंगे, तिल के तेल का सेवन करेंगे, तो हमारे लिए सबसे उत्तम है। ग्रीष्म ऋतु में हम सरसों के तेल का सेवन करेंगे, हमारे लिए सबसे उत्तम है।
जी, और 12 महीने अगर हम गाय के देशी घी का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे सबसे उत्तम है। जी, अभी देखिए, मैंने एक एक बात की थी कि पूरे शरीर में किसी भी गति के लिए वात जिम्मेदार है और जी, दर्द के लिए भी वात जिम्मेदार है। जी, तो कभी हम देखेंगे हमारे आसपास जो भी दर्द के मरीज हैं, वो अक्सर हमसे ये कहते हैं, साहब हमारा पेट नहीं साफ होता, जी, सबसे सर बड़ा हमारा जी, पेट नहीं साफ होता, सबसे बड़ा कारण है ना? सर यही बता जी, और डॉक्टर भी ये कहते हैं और हम भी ये मानते हैं, अगर हमारा पेट ठीक है तो लगभग हमारी बीमारियां सभी ठीक हैं। जी, अब अगर वात गड़बड़ हुआ है तो हमारा पेट मल मूत्र भी गड़बड़ होगा, पेट भी हमारा ठीक से साफ नहीं होगा। जी, अब देखिए, तेल की जो हमने बात की वो वात को कंट्रोल करता है कैसे? जब हम नियमित तेल घी का सेवन करेंगे एक संतुलित मात्रा में, तो वो हमारे जोड़ तो अच्छे रखेगा ही, जी, हमारा पेट अच्छा रखेगा। जी, कभी आप रात में ऐसा करें कि एक गिलास पानी में, गुनगुने पानी में या गुनगुने दूध में 1 चम्मच देसी घी मिला के पी लें। जी, देखिए आपका सुबह पेट अच्छे से साफ होगा। अब आयुर्वेद यहीं पे आकर ऐसा काम करता है कि जितनी भी आयुर्वेद, जब भी हम दर्द की दवा खा लेते हैं, मान लीजिए हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है, किसी ने हमसे कहा आप ये दर्द की दवा खा लो, हम ठीक हो जाएंगे। नो डाउट हमारा कुछ देर के लिए दर्द ठीक हो जाता है, पर आप देखें अगर उसी व्यक्ति ने कुछ दिन दर्द की दवा खाई तो उसका पेट गड़बड़ हो जाता है। जी, कहीं न कहीं साइड इफेक्ट तो सर वो होता ही है उसका। अब अगर हम आयुर्वेद की बात करें, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ सिर्फ दूध में देसी घी मिला के भी पी ले रहे हो, तो भी आप देखोगे एक तो पेट आपका साफ होगा और जी, कहीं ना कहीं जोड़ों का दर्द भी, अगर आप गुनगुने दूध में या गुनगुने पानी में घी मिला करके पीते हैं तो वात कंट्रोल होगा, और चाहे 10% ही सही, पर आपका पेन भी कम हो जाएगा। तो अगर हम आयुर्वेद के सिद्धांत अपनी डेली लाइफ में, अपनी दैनिक दिनचर्या में हम शामिल कर लें, तो बहुत सारी बीमारी को हम आने से ही रोक सकते हैं और बहुत सारा इलाज हम घर बैठे ही कर सकते हैं। जी। सर जैसे आपने हमें बताया कि अभी गुनगुने पानी में अगर हम 1 चम्मच देसी घी ले लेते हैं, उससे हमारा पेट साफ जी, हो जाता है, काफ़ी बीमारी से हम बच सकते हैं। सर लेकिन हम जानना जी। चाहेंगे जैसे छोटे बच्चों को और बड़ों को मतलब किस तरीके से हमें ये चीज़ देनी होगी? मतलब हाँ, कितना हम देसी घी का इस्तेमाल करेंगे गुनगुने पानी में? अब देखिए आजकल बहुत बार आपने देखा होगा कुछ माताएं ये बच्चों की शिकायत करती हैं कि हमारे बच्चे को जब भी मोशन होता है जी, तो स्टूल उसका बहुत हार्ड होता है, जी, बहुत बिल्कुल। सख्त हो जाता है। अब बहुत छोटे बच्चे को हम कितना पानी पिलाने को बोल सकते हैं? दूध भी वो एक नियमित मात्रा में ही पी सकता है। जी, तो हमने क्या करना है, अगर बच्चों की आयु 1 वर्ष से कम है तो उसे हम 5 बूंद देशी घी, जी, जो भी उसका दूध पी रहा है, जैसे भी हम ऊपर से उसको मिला के पिला सकते हैं। अगर वो दाल का पानी पी रहा है तो उसमें मिला के पिला सकते हैं। दिन में 2 बार इस मात्रा में दे सकते हैं। जी, 3 साल से नीचे के बच्चे हैं, 5-5 बूंद की मात्रा हम दिन में 2 बार दे सकते हैं। जी, 5 साल से 3 साल से ऊपर जितने भी बच्चे हैं, हम उन्हें 1/4 चम्मच देसी घी उनकी दिनचर्या में शामिल कर ही दें। जी, और जो भी बड़े लोग हैं, वो दिन में 1 बार 1 चम्मच देसी घी का सेवन नियमित करें। चाहे वो पानी में, गुनगुने पानी में लेकर करें, गुनगुने दूध में लेकर करें, दाल में मिला के, सब्जी में मिला के, रोटी में लेकर के, कैसे भी करें, ये उनके लिए बहुत आवश्यक है। जी। सर जैसे आपने अभी बताया हमें बच्चों को किस तरीके से हमें देसी घी का उपयोग कराना है ये सर हम जानना चाहेंगे किसी को कोई किसी चीज़ से प्रॉब्लम है, अगर मान लीजिए जी। कोई बंदा बीमार है या उसको पहले से किसी शरीर में प्रॉब्लम चली आ रही है, क्या सर आप उसको भी ये चीज़ दे सकते हैं? देखिए, वो डिपेंड करेगा कौन-सी प्रॉब्लम चली आ रही है। जी, फिलहाल ये देखने में आया है कि सरसों का तेल, देसी घी या तिल के तेल से जल्दी से तो किसी को एलर्जी नहीं होती। जी, पर अगर उसे किसी भी तरह से मालूम पड़ जाए कि हमें सरसों के तेल से एलर्जी है, तो उसको वो चीज़ नहीं दी जानी चाहिए। उसके लिए दूसरे विकल्प हैं, तिल तेल हम दे सकते हैं या देसी घी भी दे सकते हैं। जी, जी लेकिन सर, अगर और कोई भी कॉमन बीमारियां हैं, तो उसमें भी हम इसका सेवन करा सकते हैं, जब तक कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत बिगड़ ना गया हो या वो कार्डियक पेशेंट ना हो जी सर। गए। हम लोग एक चीज बचपन से देखते चले आ रहे हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं, हमारे घर में माताएं, बहनें या जो भी हैं, उसकी मालिश करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सर। आपने देखा होगा, जी, करते हैं। बिल्कुल। मालिश करते समय वो एक ये बात भी बोलते हैं कि अरे इसकी खूब अच्छे से मालिश करना, इसकी हड्डियां मजबूत हो मजबूत जाएंगी, हो जाएँगे। जी, मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी। जी, 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 अब जब हम बड़े हो गए, हमने मालिश बंद कर दी। बिल्कुल। हम ये तो बोलते जाते हैं हमारी मांसपेशियां कमजोर हो गई, हड्डियां कमजोर हो गई, दर्द हो रहा है, मालिश क्यों नहीं याद आती? सही सही बात सर। करना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल सर। करना चाहिए। हम सब चीज की बात करेंगे, थेरेपी करा लेते हैं, ये कर लेते हैं, दवा, सबसे पहले तो दवाई खाते हैं, दवा खा जी, लेते हैं, बिल्कुल सर। पर हमारे दिमाग में मालिश नहीं रहता जो हमें बचपन में कराया जाता। कराया जाता है। जी सर, बिल्कुल सर। तो
अगर आज हम कुछ हमें करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम ये देखें, हमारी जो दादी थी, हमारे जो बाबा थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो अपने को स्वस्थ रहने के लिए क्या करते थे, हम स्वस्थ रहेंगे। मालिश हर व्यक्ति को अपनी पूरी उम्र में कभी भी बंद नहीं करनी चाहिए लक्ष्मी जी। ग्रीष्म ऋतु में किससे करनी है, शरद ऋतु में किससे करनी है, वर्षा में किससे करनी है, ये अपने पास के किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक के पास जाएं, उनसे बात करें और घर पे करें। इसमें कुछ भी पैसे नहीं लगते। कि अब अगर किसी को बीमारी हो ही गई, तो अब जब बीमारी हो गई है तो बीमारी होने में हम दो चीजों की बात करते हैं। एक पर्टिकुलर व्यक्ति को बीमारी किस कारण से हुई और अब इसका उपचार क्या है। जी बिल्कुल। तो अगर हम कोई भी व्यक्ति हमारे पास आया, कोई मरीज अपने ये बीमारी लेके आया कि हमें ये समस्या हो गई है और जोड़ों में दर्द होता है, इसका उपचार चाहते हैं, जनरली 10 में 9 बार यही किया जाता है कि उसको कुछ दवाइयां लिख करके दी जाती हैं, आप ये दवाइयां करिए, आप ये ऑयल लगाइए, सिकाई करिए, आप ठीक हो जाएंगे। पर आयुर्वेद में बहुत बड़ा योगदान है निदान का। किस कारण से इस व्यक्ति को घुटने में दर्द हुआ है, इसकी 60 वर्ष की अवस्था है तो क्या उम्र के कारण हुआ है, क्या इसका वजन ज्यादा है शरीर में इस कारण हुआ है, या इसे थायराइड जैसी कोई बीमारी है उस कारण हुआ है, या इसकी दिनचर्या बहुत ही असंतुलित है उस कारण हुआ है। तो अगर हमने दोनों चीजों पे ध्यान नहीं दिया तो हम रोगी को ठीक नहीं कर सकते। तो सर्वप्रथम हम अपने क्लिनिक में रोगी को ये बताते हैं कि पहले तो आप और हम मिलकर के बैठ के ये बात करते हैं कि हमें बीमारी इस कारण से हुई है। अगर हम निदान को दूर नहीं करेंगे लक्ष्मी जी, तो हम कितना भी उपचार करते जाएं, हम रोगी को आराम तो दे देंगे पर हम ठीक नहीं कर पाएंगे। जैसे आम भाषा में बात होती है, गठिया जब तक दवा करिए तब तक ठीक है, जब छोड़ दीजिए तो फिर वैसे ही हो जाता है। जनरली मरीज यही बोलते हैं। जी सर। और अब एक आम धारणा ये बन गई है, गठिया तो भाई कभी ठीक नहीं होता, इलाज कराइए तो ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं होना। जी बिल्कुल सर, यही सुनने में ठीक है जी, यही सुनने में आता है। ये बहुत कॉमन सी चीज है। तो हम उनके मरीजों को बोलते हैं, अगर आपने बाल्टी में पानी भर रहे हैं और नीचे से छेद भी कर रखा है, तो आप देख रहे हो अरे हमारी बाल्टी तो भरी नहीं रही है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आपने क्या किया, 2 टैप खोल दिए, अब बाल्टी तो भर जाएगी, लेकिन जैसे ही आप टैप बंद करोगे बाल्टी फिर खाली हो जाएगी। तो आप पानी तो भर रहे थे, पर पानी क्यों कम हो रहा है इस पे ध्यान नहीं दे रहे थे। तो हम बोलते हैं कि निदान पे ध्यान दीजिए, इसीलिए हमारे आयुर्वेद में निदान पे बहुत जोर दिया गया है। अगर हम निदान पे ध्यान देंगे तो उस व्यक्ति से बात करते हुए हमें कुछ चीजें जरूर मिल जाएंगी। जैसे जो पुराने लोग हमारे पास आए तो किसी की आदत ऐसी होती है कि वो आज भी उनको घर में जो 1-2 रोटी बची उसे फेंकना वो पाप समझते हैं। नहीं, बासी रोटी बासी खाना नहीं, हम खा लेंगे। अगर आप बासी भोजन का सेवन कर रहे हैं, मतलब आप अपना वात बढ़ा रहे हैं, वात को दूषित कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम अपने डेली दिनचर्या में आहार में कुछ ऐसी चीजों को शामिल कर रखा है, जैसे हम बराबर कटहल है, हम भिंडी है, अरबी है, घुइयां है, इन चीजों का ज्यादा मात्रा में सेवन कर रहे हैं, दही है, चावल है, अगर हम इनको रात में भी खाना शुरू कर दे रहे हैं जिसका बारे में हमको हो सकता है पता ना हो, तो आप अपना वात बढ़ा रहे हैं, आपकी बीमारी बढ़ेगी और आप इलाज करते हुए दवा के कारण तो ठीक रहेंगे, पर इलाज बंद करते हुए फिर आप वहीं पे आ जाएंगे। तो हमें पहले उनके आहार पे ध्यान देना होता है, उनके विहार पे ध्यान देना होता है। कहीं ऐसा तो नहीं है दिन में आप 10-10 घंटे बैठे ही रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी दिनचर्या में व्यायाम शामिल ही नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं है आप देर रात तक जागते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है आप बहुत ज्यादा खाली पेट रहते हैं। बहुत ज्यादा फास्टिंग से भी वात की वृद्धि होती है। तो अगर हमें इनमें से कोई भी चीज पता चलती, या आप बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ तो नहीं जी रहे, जो कि लगभग सभी जी रहे हैं, पर बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ तो नहीं जी रहे हैं जिससे वात की वृद्धि हो रही है, तो हमें उन्हें रोकना पड़ता है। तो एक तरफ हम निदान को दूर करते हैं, निदान पता करने के बाद कारणों को दूर करते हैं और फिर हम इलाज पे करते हैं। तो इलाज के लिए मैं कुछ बहुत कॉमन चीजें बताऊंगा जो हर व्यक्ति अपने घर में आराम से कर सकता है। हर बार आपको डॉक्टर के पास, वैद्य के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने आपको बार बार कहा, बहुत ज्यादा मैंने जोर दिया इस बात पे कि हम शरीर पे ऑयल का, घी का, ऊष्मा का, गर्माहट का जितना ज्यादा हम ध्यान रखेंगे, हम दर्द और अपनी सूजन से बच जाएंगे। अब कुछ बहुत कॉमन चीजें हैं, जैसे हम अपनी बात करें तो हम बोलते हैं कि एक तो आपको अपना पेट ठीक रखना है, उसके बाद अभी हमने बात की मालिश की, स्नेहन की, मसाज की, तो आप नियमित पहला तो मसाज करना शुरू करिए और जिन जोड़ों में आपको दर्द है
कोई भी तेल, तमाम तरह के ऑयल बाजार में औषधि युक्त ऑयल मिल रहे हैं, उन्हें ले लीजिए। नहीं ले सकते हैं, वो महंगे हैं, आप घर में तिल का तेल लीजिए, उसमें अजवाइन है, सेंधा नमक है, ये सब मिला करके, हल्दी है, पका करके घर में रख लीजिए। उससे सुबह शाम निरंतर मालिश करिए, और ये दर्द हो या ना हो तब भी आप करना शुरू करें, तो आप देखोगे धीमे 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 आपका दर्द और सूजन कम होने लगेगी। मालिश से सर मुझे एक बात आपसे पूछनी है कि जैसे आपने बोला सुबह शाम मालिश करनी चाहिए। सर बचपन में तो जी ये होता था कि नहाने से पहले मदर मालिश करके बच्चे को 1-2 घंटा धूप में रखती थी। 1 घंटा मिनिमम 10 मिनट जो भी सर पहले के ऐसे जी ही किया करते थे। सर इस समय हमें मालिश नहाने से पहले करनी है या सर नहाने के बाद करनी है? कितने देर तक करनी है? सर इस पे थोड़ा-सा आप हमें समझाएँ। बहुत बहुत ही अच्छा आपने प्रश्न उठाया है, जी, और ये बात शायद बात में रह भी जाती। जी, देखिए लक्ष्मी जी, ऐसा है कि दो चीजें हैं। जी, मालिश मैंने कहा 12 महीने करनी चाहिए, पर जी, लोग बोलते हैं गर्मी में करते तो हमें गर्मी लगती है। जी, देखिए, सब चीजों का उत्तर हमारे अपने अंदर ही है। जब हम बोलते हैं गर्मी में हम तेल लगाते हैं या मसाज करते हैं, तो हमें गर्मी तो और लगने लगती है। तो ऐसा नहीं हमें गर्मी और परेशान करेगी। हमने अपनी बात स्वयं कह दी। मतलब हम तेल से मालिश करें, नहाने के पहले करें, उसके बाद नहा लें। जी, तो उसकी जो गर्मी थी, वो हमारे नहाने से खत्म हो गई। जी, जाड़े में जब हम मालिश करें, हम नहा धो करके धूप में बैठें, क्योंकि देखिए जाड़ों में रूखापन बढ़ता है हमारे शरीर में। जी। रूखापन बढ़ता है, हम उसके लिए आजकल लगाते हैं, तमाम तरह के बॉडी लोशन आ गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल सर, बॉडी बिल्कुल। लोशन, लोशन आपके शरीर की सिर्फ रूखापन हटाएगा, कहीं वात कम नहीं करेगा। जी, यही अगर हम तिल के तेल को गुनगुना करके मालिश कर लें और थोड़ी देर के लिए चीज हटा दें कि इसकी चिपचिपाहट है या ये ऐसा करेगा, कपड़े खराब करेगा, तो आपका शरीर अच्छा करेगा। आप जाड़े के ऋतु में नहाने के बाद धूप में बैठ करके ऑयल को हल्का गर्म करके हल्के हाथ से पूरे शरीर में मसाज करिए। अगर आपको उसके बाद कपड़े खराब होने का डर है, तो आप गुनगुने पानी में टॉवेल भिगोइए, जी साफ सर। कर लीजिए, जी, कपड़े पहनिए और अपनी कार्य करिए। जी, बिल्कुल सर। तो ये एक अंतर है, गर्मियों में नहाने के पहले करना चाहिए और जी, जाड़े की ऋतु में नहाने के बाद करना चाहिए। जी सर, बिल्कुल। सर जैसे अर्थराइटिस रोग अगर हमें नहीं हुआ है, सर जी उस कंडीशन में सर हम किस तरीके से अपने आहार को दिनचर्या में शामिल करें? किस तरीके से हम कौन-सी सब्जियाँ खाएँ सर इसके बारे में आप हमें बताएँ? देखिए, अगर हमें बचना है बीमारियों से, अगर हमें प्रिकॉशन लेना है, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, बिना ज्यादा को जोर लगाए। लोग कहते हैं हमें याद नहीं रहता आपने क्या बताया था, क्या खाएं नहीं खाएं, हम भूल जाते हैं। जी, आपको कुछ नहीं करना है। जिस ऋतु में जो चीज आती है, सिर्फ आपको उसी का सेवन करना है। जी, देखिए, बहुत सीधा सा फॉर्मूला है। प्रकृति हमें वो देती है जो हमारे लिए उस ऋतु में खाने योग्य है। जी, तो हमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। अब आप देखें, एक समय होता था कि गेहूं का प्रचलन बहुत कम था हमारे देश में। मोटे जी, अनाज का प्रचलन बहुत ज्यादा था। जी, अब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्रकृति जिस ऋतु में दे रही है, हमें वो खाना है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि बाजार में जो आ रहा है हमें वो खाना है। जी, बिल्कुल सर। बाजार तो हमें 12 महीने खीरे देता है, बिल्कुल तो क्या सर, हमें खाना है? हाँ, जी सर, बिल्कुल सब्ज़ी जो सीज़न नहीं है उसमें भी वो सब्ज़ी आपको देखने को मिल जाती है। जी, तो बाजार क्या दे रहा है, हमें उससे उस पे नहीं जाना है। जी, प्रकृति क्या प्रकृति दे क्या रही दे है, रही है? जी हमें सर, उसमें जाना है। जी, तो अगर हम इतना कर लेते हैं कि मूंगफली हम जाड़े में खाएं और खीरा हम गर्मी में खाएं, तो हमारे लिए उत्तम है। जी। ठीक है? तो इतनी चीजों पे अगर हम ध्यान दे लेंगे, तो हम अपने को बहुत हद तक ठीक रख सकते हैं। सर, जैसे अभी तो हमने आहार की बात की, सर हमें पानी कितनी मात्रा में हमें डेली पीना चाहिए? कम से कम जैसे बोलते हैं कि पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है, सर आप किस हिसाब से हमें अपना पानी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए? हाँ, पानी का सिर्फ इतना ही है कि पानी, एक तो देखिए, एक सामान्य मात्रा ये है कि जी, गर्मी में हमें 10 से 12 ग्लास, 2.5 से 3 लीटर पानी, और जी, जाड़े में 6 से 8 ग्लास पानी, 1.5 से 2 लीटर पानी हमारे लिए सफिशिएंट है। जी। अब आजकल पानी के बारे में भी जब आपने बात की, तो देखिए एक चलन ये पड़ा है कि जाड़े में लोग दिन भर गर्म पानी पीते हैं। हाँ जी सर, बिल्कुल सर, कुछ लोग ये बना के देखा जा केतली रहा है में सर। रख लेते जी, हैं। अब ये नया चलन चल रहा है, जी, वो दिन भर गर्म पानी पीते हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ, आप दिन भर गर्म पानी क्यों पीते हो? तो वो बोलते हैं, जाड़े, हमको बताया गया है कि जाड़े में ये बढ़िया होता है गर्म पानी पीना। जी, तो जाड़े में गर्म पानी पीना बढ़िया होता, तो प्रकृति हमें जाड़े में कहीं से गर्म पानी ही देती। जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। और प्रकृति ऐसा नहीं करती। जी, प्रकृति ये करती है कि जो भी हमारी बॉडी टेम्परेचर के अनुकूल चीजें हैं, वो जी, हमें देती है।
जाड़े में आप हैंडपंप से पानी निकालोगे, गुनगुना निकलेगा। वही पानी जब आप गर्मी में निकालोगे तो वो थोड़ा ठंडा निकलेगा। तो बस उतना पानी हमको पीना है। अगर आप दिन भर गर्म पानी पीते हो तो आप अपने पित्त दोष को प्रकोपित कर लोगे और फिर बीमारियों से ग्रसित होगे और फिर बोलोगे पता नहीं हम सब कुछ ठीक करते हैं और बीमारियां हो जाती। जी, कहीं न तो कहीं से पानी हम की गड़बड़ मात्रा करते मैंने हैं। आपको बता दी। जी, जी, पानी की मात्रा बता दी। और बहुत आपको गर्म पानी पीना है तो दो तरह से पी सकते हैं। एक सुबह उठने पे, ताकि हमारा पेट ठीक हो। और अगर आप कोई औषधियां, आयुर्वेदिक औषधियां सेवन कर रहे हैं तो जाड़े में उन्हें गर्म पानी से पी सकते हैं। जी, इतना कर सकते हैं। जी। जैसे डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि अर्थराइटिस रोग ना हो बचपन में, किस तरीके से हमें अपना ध्यान रखना है और अगर हो भी जाता है तो हमें किस तरीके से उसका निदान किया जा सकता है? जी, देखिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी, आयुर्वेदिक तरीके से उपचार में मान लीजिए किसी को बीमारी हो गई है तो ये सब पे डिपेंड करता है, उसकी उम्र कितनी है, अवस्था कितनी है, जी, रोग उसको कितना पुराना है, अभी तक वो क्या-क्या दवाइयाँ, औषधियाँ, उपचार लेके हमारे पास आया है, ये इन सब बातों पे डिपेंड करता है। जी, अभी तक भी देखिए आज से मुझे आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हुए 14 साल हो गए हैं। जी, जो इन 14 सालों में हमने परिवर्तन देखा, जब मैंने शुरू किया आयुर्वेद प्रैक्टिस, तो जी, उस समय होता ये था कि 100 में शायद 1 या 2 लोग ऐसे होते थे, जो बीमारी शुरू होते ही आयुर्वेद डॉक्टर के पास आते थे। जी, नहीं, मुझे बीमारी शुरू हो रही है, मैं आयुर्वेद डॉक्टर से जाऊँगा, उसी का इलाज कराऊँगा। जी, 98% लोग पहले सब इलाज कराते थे, उसके बाद ही हमारे पास आते थे। जी, आज ये ट्रेंड थोड़ा-सा बदला है कि ये नंबर बढ़ के 10% हो गया है। आज 10% लोग ऐसे हैं, जी, जो ऐसा सोचते हैं कि नहीं, पहले हम एक बार आयुर्वेद डॉक्टर से भी देख लें, उनका जी, क्या कहना है, शायद उनकी दवा से हम ठीक हो जाएँ, कम से कम हमें कोई और परेशानी नहीं होगी। जी, सर। अगर कोई एक मरीज हमारे पास 60 वर्ष की अवस्था का आया है, अपने घुटने खराब हैं लेकर के, और पिछले 10 साल से वो सब तरह का इलाज करा चुका है, और जी, उसके बाद उसको डॉक्टर ने ये बोला है कि भई अब तो आपको अपने घुटने बदलवाने हैं, जी, ऑपरेशन कराना है। तब उसके दिमाग में आया चलो एक बार आयुर्वेद के डॉक्टर साहब से भी बात कर लेते हैं। जी, तो ऐसी अवस्था में दवा कितने दिन चलेगी, उन्हें लाभ कम होगा, ये कहना मुश्किल होता है। जी। फिर भी हम स प्रयास करते हैं कि आपको उधर ना ले जाएँ। जी। सर एक क्वेश्चन जी, और, अगर मान लीजिए किसी का ऑपरेशन घुटने जैसे आजकल तो बता देते हैं डॉक्टर कि भई आपके घुटने बदलेंगे, और वो सर कई लोग बदलवा भी चुके हैं। तो सर उसके बाद जी, भी उनको प्रॉब्लम नहीं जाती। जी। तो सर क्या ऐसे उसमें भी क्या आयुर्वेदा काम करती है, वो दवाई काम करती है जो ऐसे मरीज़ अगर आपके पास आते हैं और अपना समस्या आपको बताते हैं? देखिए इसमें मेरा उत्तर होगा नहीं। जी, जी, अगर एक बार हमने किसी भी चीज़ को घुट ऑपरेशन करा लिया है, मान लीजिए हमें घुटने था और उन्होंने नी रिप्लेसमेंट करा लिया है, नी जी, ट्रांसप्लांट करा लिया है, जी, तो उसमें फिर हमारे पास करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं रहता, क्योंकि आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा है और जी, वो प्रकृति में ही काम करती है। जी, अगर वहाँ पे हमने कोई चीज़ में छेड़छाड़ कर दी है, तो जी, फिर वहाँ पे वो काम नहीं करता है। जी, ऊपरी काम करेगा कि थोड़ा बहुत सूजन है, कम हो जाएगा, या दर्द में थोड़ा बहुत आराम हो जाएगा, लेकिन अंदर से जो आयुर्वेद चिकित्सा अंदर से हमको ठीक करती है, वहाँ पे उसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं रह जाता है। जी। सर आपकी बातों से हमने जाना, अगर मान लीजिए किसी को प्रॉब्लम शुरुआत में हुई है या हो चुकी है, तो अगर वो शुरू में आपके पास आकर अपना डायग्नोज़ कराकर इन चीज़ की प्रॉब्लम की समस्या को हल कर सकता है, तो उसमें ये इलाज संभव है। इलाज संभव है, बिना ऑपरेशन के वो हमारे पास आते हैं, तो हमारा ये पूरा प्रयास होता है कि उसका चिकित्सा से, उसके आहार-विहार, रोगी के आहार-विहार को नियंत्रित करके, जी, आयुर्वेद की मसाज से, वस्ती से हम इतना करें कि उन्हें कभी भी ऑपरेशन की तरफ ना जाना पड़े। जी। डॉक्टर ये साहब किया जा सकता है। जैसे डॉक्टर साहब, अगर हम किसी किसी मरीज़ को या कह लें किसी आम बंदे को, अगर मान लीजिए कोई स्टार्टिंग में आपको बोलता है कि मुझे जोड़ों में दर्द हुआ है और सर वो आपके पास जी। आता है, तो क्या सर डायग्नोज़ कराने की आप सलाह देते हैं या स्टार्टिंग में पहले दवाई के ऊपर ही उनको रखा जाता है? देखिए पहले तो हम अपनी आयुर्वेद तरह से निदान करने की कोशिश करते हैं जी, कि हम इसको, रोगी को रोग कितना ज़्यादा है, कब से है, किस प्रकार का है, ये सारी चीज़ें हम पता करते हैं। पर अगर हमें कहीं पे भी ऐसा लगता है कि डाउट है, तो आजकल जो भी आधुनिक हमारे पास टेस्ट की सुविधाएँ हैं, उनका भी हम पूरा उपयोग करते हैं। एक्स-रे कराना है या ब्लड टेस्ट कराने हैं, वो सब हम पूरा-पूरा करते हैं। जी, वो सारी चीज़ें हम लोग इसीलिए करते हैं। जी, उसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि हमको उसमें लगे कि हमको नहीं कराना चाहिए। उससे हमको यथास्थिति ज़्यादा अच्छे से पता चल जाती है, तो इलाज करने में सुविधा होती है। जी। डॉक्टर साहब ये बात कहाँ तक सही है? जैसे अगर किसी को अर्थराइटिस प्रॉब्लम है और कहते हैं नॉन-वेज खाना है क्योंकि उसमें ज़्यादा ही कहते हैं चिकनाई ज़्यादा होती है, ये इसको तुम्हें नहीं खाना है, नहीं बहुत से बोलते हैं नहीं तुमको ये चीज़ खानी है। सर इसमें भी बहुत ही लोग
भ्रमित है, वो समझ नहीं पाते कि हमको किस दिशा में जाना है और किस में नहीं। इस पे थोड़ा आप प्रकाश डालिए। जी, इसमें मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहूँगा, जैसे अभी मैंने कहा संधिवात कई प्रकार का है। संधिवात है, आमवात है, वातरक्त है। तो जहाँ पर हम बात करते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है, गाउट हो जाता है और उसके कारण जो गठिया हो जाता है, जी, तो वहाँ पे ऐसा देखा जाता है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। तो जी, उनको ये सलाह दी जाती है कि प्रोटीन आप कम मात्रा में खाएँ, क्योंकि उसका आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। अगर आप ये ज़्यादा मात्रा में खाएँगे तो आपकी बीमारी बढ़ेगी। जी, अब ये बात होती है कि जो भी नॉनवेज होता है वो कम तेल मिर्च मसाले में बनता नहीं है, जी, ज्यादा मिर्च मसाले में ही बनता है। तो जी, आप खा सकते हैं, बशर्ते आप उसको दूसरी चीजों से नियंत्रित कर लें। जी, दूसरी चीजों से नियंत्रित करने का मतलब है फिर आप पूरी पराठे कम खाएं, फिर आप बाजार की वस्तुओं का उपयोग कम करें। अगर आपको हफ्ते में एक दिन नॉनवेज खाना है तो आपके लिए बिल्कुल मना नहीं है, बशर्ते आपको ये देखना है कि फिर बाकी समय हम प्रोटीन की डाइट कम लें, बाकी समय तेल मिर्च मसाले की चीजें कम खाएं और बाजार की चीजें कम खाएं और थोड़ा सा व्यायाम ज्यादा कर लें। तो जी, वो मना नहीं है, पूर्णतः जी, मना नहीं, बिल्कुल नहीं है। जी। डॉक्टर साहब, आयुर्वेदा में इसका ट्रीटमेंट के साथ-साथ क्या हम एक्सरसाइज़ या कोई योगा का भी सहारा ले सकते हैं? बहुत, बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी, योग करना हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए आयुर्वेद और योग एक साथ ही इनको बात की जाती है। जी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि दवाइयाँ पर्टिकुलर कुछ समय के लिए काम करती हैं। जी, आयुर्वेदिक औषधियाँ भी हमारे शरीर के दोष को नियंत्रित करने का काम करती हैं। लेकिन मान लीजिए हम बराबर दवा खा रहे हैं और हमारे जोड़ के जो लिगामेंट हैं, जो टेंडन्स हैं, जो कार्टिलेज हैं, हम उनको बिल्कुल भी एक्सरसाइज़ नहीं करा रहे हैं, तो वो जी, किसी भी हालत में मजबूत नहीं होंगे। जी, हम अपने छोटे घर में छोटे बच्चे को कितने भी अच्छा खाना-पीना दें, कितनी भी रोज़ उसकी मसाज करें, पर अगर उसे हम चलना-फिरना नहीं सिखाएँ, तो वो कभी चल नहीं पाएगा। जी, तो योग का यहाँ पे योग का योगदान बहुत ज़्यादा है। योग हमें अपनी डेली दिनचर्या में नियमित शामिल करना चाहिए, बशर्ते ये देखते हुए कि अब हमारे घुटनों में दर्द है, हमें कौन-सा आसन करना चाहिए, कौन-सा नहीं करना चाहिए। जी, तो ये एक अच्छा योगाचार्य भी आपको बता सकता है, ये एक आयुर्वेद के विशेषज्ञ भी आपको बता सकते हैं और कौन-सा करें कि हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी हो। जी। सर, एक प्रश्न उनके लिए जो सर जिनकी नाइट शिफ्ट होती है, जो सर डे में नाइट को जगते हैं और दिन में सोते हैं, सर उनके लिए आप कौन-सा संदेश देना चाहेंगे? वो किस तरह से अपनी दिनचर्या को ठीक करें? किस तरीके से वो अपने को मैनेज करके रखें, जिससे वो इन चीज़ों से बच सकें? सर, ये सबसे आजकल के देखिए, दौर में ये सबसे मस्ट क्वेश्चन है। बहुत गंभीर विषय भी है। मैं इस बारे जी, पे अपने मरीज़ से पूछता हूँ, क्या आपकी शिफ्टिंग ड्यूटी तो नहीं है? जी, देखिए, या तो फिर कुछ ऐसा समाज में बने कि जिनको रात्रि में काम करने को दिया जा रहा है, उनको नाइट में ही काम करने को दिया जाए। जी, क्योंकि हमारी बॉडी इतनी जल्दी खुद को बैलेंस ऑफ़िस तो बैलेंस करता है कि आपको 15 दिन दिन में करना है, 15 दिन रात में करना है और इसके सबसे ज़्यादा सफ़र तो हमारे विभाग के लोग ही करते हैं। जी, हमारे विभाग के लोग कुछ नाइट ड्यूटी करते हैं, कुछ डे ड्यूटी करते हैं और वो उनकी मजबूरी है। उनकी बहुत तो मजबूरी बॉडी अब मजबूरी, लेकिन उन्हें करना है। अगर आपको समाज को सेवा देनी है, तो ये करना ही है। है। जी, अब समस्या ये आती है कि हमारा शरीर इतनी जल्दी-जल्दी स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं होता। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तैयार नहीं होता। हम कुछ भी करके ऐसा नहीं कर सकते कि जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक हो, हम उसे एडजस्ट कर दें घर वाली क्लॉक की तरह कि जी, इतने बजे अलार्म देना और इतने बजे ना देना। ये हम कतई नहीं कर सकते। जी, उसके लिए अगर फिर भी ऐसी किसी की मजबूरी है, तो हम उनको ये बोलते हैं कि आपको अपना जो भी डेली रूटीन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको करना पड़ेगा और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो लोग जिस तरह का काम करते हैं, जैसे कुछ लोग नाइट ड्यूटी में खड़े रहने का काम करते हैं, मूवमेंट का काम करते हैं। कुछ लोग ऑफ़िस में बैठकर ही काम करते हैं, कुछ लोग जी, लगातार फ़ोन पे बात करते हैं, कॉल सेंटर में हमारे जो बच्चे आजकल काम करते हैं। जी, तो उनके लिए अलग-अलग चीज़ें उनको बताई जा सकती हैं कि कैसे इसके दुष्प्रभाव से खुद को बचा के रखें। जी। और सर आजकल देखने में आ रहा है सर, इस चीज़ की प्रॉब्लम लिए क्या है, एक मोबाइल जो घंटों-घंटों हम लोग उस पे बातें करते हैं या मोबाइल पे गेम देखते हैं, सर ये कहाँ तक सही है कि इस फ़ोन को हमें अपने से थोड़ा दूर ही रखना चाहिए? देखिए, थोड़ा नहीं बहुत दूर रखना चाहिए। मैं ये इसमें थोड़ी मानता हूँ कि आज हम आप जी, भी जो इंटरव्यू कर रहे हैं, ये भी इसी की देन है। ये भी लोग तर्क देते हैं कि जी, जो टेक्नोलॉज़ी उसने हमारी लाइफ़ बहुत आसान कर दी है। जी, और देखिए जितनी चीज़ें हमारे 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 शरीर के लिए, हमारे समाज के लिए आसान होती जाएँगी, जी, उतनी ही चीज़ें हमारी बीमारी के लिए भी आसान होती जाएँगी। जी। वो अच्छा, बीमारी भी बढ़ाती जाएँगी। आज अगर हम मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, बैठे हैं तो बीमारी बढ़ रही है, उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं है कि आज हम बोल रहे हैं कि आज हम कहीं नहीं जाना पड़ा, हमने फ़ोन से पूछ लिया, उनसे मिलने जाना था, वो घर पे हैं कि नहीं हैं। जी। आज हमने फ़ोन पे पिज़्ज़ा ऑर्डर करके खा लिया, हमें बाज़ार सब्ज़ी लाने की भी ज़रूरत नहीं है, घर पे सब्ज़ी आ रही है। सर जो अरे चल के सब्ज़ी जाते लाने की थे ज़रूरत
जी सर, जो हम आप चलकर आपके जाते थे शरीर वो को है। रहेगा। जी, अब जी चल सर। के पिज्जे वाले के लिए वो अच्छा है, आपके घरवालों के लिए अच्छा, हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। फ़ोन तो देखिए हमारे शरीर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। जी सर, आज से कुछ समय पहले अगर आप बात करें, तो आप बताइए फ़ोन के आने के पहले आप बात करें कौन से ऐसा प्रकाश था, जो हमारी आँखों के इतने नज़दीक था? बिल्कुल सर, क्या कोई ऐसा बिल्कुल ठीक। प्रकाश आपको याद पड़ता है? नहीं सर, बिल्कुल कोई प्रकाश नहीं था। नहीं। जी सर, ट्यूबलाइट भी थी, बल्ब भी था, आज भी है, तो वो इतनी दूरी पे है हमसे। जी, अगर हम कैंडल भी जलाते थे तो एक रोशनी के लिए वहां रख दी, पूरे कमरे में प्रकाश है। जी बिल्कुल। आज हम प्रकाश को अपने आंख के इतनी पास रखते हैं, और यही कारण है कि छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग रहा है। जी बिल्कुल, बिल्कुल सर। जब मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन फोन था, तो आपको याद होगा हम देखते थे, हमें 10-10 20-20 नंबर याद होते थे, जी, बिल्कुल सर। हम याद रखते थे। जी, अब हमें दो अपना ही, अगर हम अपना भी नया नंबर दूसरा ले लें तो हमें दूसरा याद नहीं रहता, बहुत याद करना पड़ता है। जी सर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सबसे ज्यादा प्रभाव मेमोरी पे डाल रहा है, जी, सबसे ज्यादा प्रभाव हमारी आंखों पे डाल रहा है। जी, और खाना खाया, खाने के बाद हमने थोड़ा भी नहीं टहले, मोबाइल लेके लेट गए, जी बिल्कुल सर, हमारे यही पाचन शक्ति पे कर रहा है। सर घर-घर में तो यही प्रॉब्लम है। ओवरऑल जी, जी, बीमारियां ही बढ़ा रहा है, और जी, हमारी नींद के 2 घंटे अब मोबाइल ले गया है। जी। ये बात सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सर देखने में आ रहा है ये हर घर की कहते हैं ना सर हर घर की हर परेशानी ये घर हो चुकी है। बच्चे नहीं सुनते आजकल हैं। आप देख रहे हैं। जी, जी, लोग बोलते हैं कि आजकल मुझे कुछ याद नहीं रहता, मैं बहुत बिजी हो गया हूं। आप बिजी नहीं हो गए हैं, आपने बहुत सारा अपना ब्रेन का काम मोबाइल को करने को दे दिया है। तो जी, मोबाइल स्मार्ट होता जा रहा है, और हम डंप होते जा रहे हैं। जी। अ, सर जैसे आपने हमें अर्थराइटिस रोग के बारे में इतनी महत्व इतनी बारीकी से हमें बताया सर, ज़ाहिर-सी बात है जो लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं वो इन चीज़ों को फ़ॉलो करेंगे। जो चीज़ हमारे लिए अच्छी है उसको वो ध्यान में रखेंगे और चीज़ हमें जो अवॉइड करनी है उसको आप ध्यान में रखेंगे और हम इन परेशानी से बच सकते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम अर्थराइटिस की हुई भी है तो वो आयुर्वेद में उसका उपचार संभव है। तो सर 100%। आप जी, सर आपको हमारा अर्थराइटिस रोग के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं सर। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।